नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। बैंकों के फंसे हुए कर्ज को वसूलने और डिफ़ॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। बैंक ने बैड लोन यानी भुगतान न किए जाने वाले कर्ज से निपटने के लिए 500 खातों की पहचान की है। रिज़र्व बैंक ने इनमें से 12 बड़े कर्जदारों को दिवालिया घोषित करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है, जो कुल NPA का 25% है। रिज़र्व बैंक के मुताबिक ये कॉरपोरेट घराने ऐसे हैं जिन पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इन 12 लोगों पर विभिन्न बैंकों के करीब 1,75,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिन पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 IBC के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रिज़र्व बैंक ने इन 12 कर्जदारों के नाम उजागर नहीं किए हैं। अब RBI इन 12 बड़े कर्जदारों के खिलाफ नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में मुकदमा करेगा। NCLT 180 दिन के अंदर इस बात का फैसला करेगा कि इन कर्जदारों से कर्ज कैसे वसूला जाए। गौरतलब है कि रिज़र्व बैंक का ये फैसला सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सामने आया है। विभिन्न बैंकों का कुल NPA या बैड लोन करीब 8 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हैं। बैंकों द्वारा लिया गया कर्ज न चुकाने का मुद्दा पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में रहा है। विभिन्न सरकारी बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या के लंदन फरार हो जाने के बाद बैड लोन के मामले ने और तूल पकड़ लिया है। विजय माल्या को भारतीय अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है। उसे भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण का मामला लंदन की एक अदालत में चल रहा है। दूसरी ओर फंसे कर्ज की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंकों ने 31 मार्च को ख़त्म हुए कारोबारी साल के दौरान करीब 75,000 रुपये बट्टे खाते में डाले। बट्टे खाते में डालने का मतलब किसी भी सूरत में वसूले जाने वाले कर्ज को पूरी तरह से किताब से हटाना है। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव रहे अजय दुआ, पूर्व RBI सदस्य रेणु कोहली, आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार और बैंक वर्कर्स संगठन के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर अरुण कुमार, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। आप इस विषय पर काफ़ी लिखते रहे हैं। ये जो NPA है जो कि 8 लाख करोड़ हो गया है तकरीबन, और इसमें से कहा जा रहा है कि अब रिज़र्व बैंक 12 बड़ी मछलियों पर हाथ डालने वाला है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने वाला है। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि इससे ये NPA की यानी जो बट्टे खाते में डाला गया लोन है उसकी समस्या कितनी दूर हो सकेगी? देखिए, समस्या तो इमीडिएटली तो दूर नहीं होगी, क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और ये प्रोसेस को कितना समय लगेगा, 180 दिन है, उसके बाद 90 दिन और मिलते हैं और ये प्रोसेस शुरू होते होते मुझे लगता है कि साल भर तो अभी लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो समस्या आई है वो उठी क्यों है। समस्या इसलिए उठी है क्योंकि एक तो पॉलिसी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती है, जैसे कि पिछले सालों में देखा गया है कि रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गई है, और कुछ पॉलिसी में ये प्रॉब्लम आई है कि हमने हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है एक गरीब देश में, जहां पे कि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तीसरी समस्या ये आती है कि बैंक जो हैं वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव होता है बैंकों पे पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल मास्टर्स का, कि वो लोन देते चले जाएं। बैंकों का भी अपना ये रहता है कि वहां पे जो मैनेजमेंट होता है उसको लगता है कि अगर हमने ये NPA डिक्लेयर कर दिया तो हमारी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, और इसलिए उनको लोन और देते चले जाते हैं। तो वहां पे एक क्रोनी कैपिटलिज्म का भी एक मुद्दा है। तो ये जो समस्याएं तरह तरह की हैं, ये इसका समाधान एक यही नहीं है कि आपने वहां पे बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया है और बैंकरप्सी से वो उनके जो एसेट्स हैं वो बेच दिए हैं, और उसके बाद जब वो एसेट्स बिक गए हैं तो कोई दूसरा वो उनको उठाएगा, वो कंपनी को चलाएगा या नहीं चलाएगा। बैंकरप्सी कोड के आने से एक ये तो फायदा है कि जो समस्या थी कि बहुत साल लगते थे जहां पे सिकनेस आती थी उसको रिजॉल्व करने में, तो कंपनियां एक तरह से डूब जाती थी। अगर ये प्रोसेस स्पीड अप होगा तो हो सकता है कोई और एसेट उठाए और कोई और उस कंपनी को चलाए, हो सकता है कि वो प्रोडक्शन में असर पड़े। तो जो एक समस्या हमारे इन्वेस्टमेंट की थी आज अर्थव्यवस्था में, ट्विन बैलेंस शीट जिसको कहते हैं कि एक तरफ बैंक है वो लेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास NPA है, दूसरी तरफ कंपनियां हैं वो लोन नहीं उठा पा रही क्योंकि उनके NPA हैं, तो उससे जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें असर काफी पड़ा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो सामने हैं, जो कोशिश हो रही है इस समय की इसको डील किया जाए। जी, आप रहे प्रोफेसर अरुण कुमार। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। रेणु कोहली साहिबा, आप तो RBI की सदस्य रही हैं। ये जो अब घोषणा की है रिजर्व बैंक ने,
किस तरह की उम्मीद है आपको कि ये जो बैड लोन को वापस हासिल करने की ये कोशिश है, जिसके बारे में काफ़ी आलोचना होती रही है पिछली सरकारों की और मौजूदा सरकार की भी, कि ये एक पॉलिटिकल विल नहीं दिखाते, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद हालांकि अभी 500 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें से 12 बड़े कर्जदारों को डिफ़ॉल्टर घोषित किया जा रहा है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए, अगर पिछला 3 साल का जो हमारा तजुर्बा है और कई सारी स्कीमें आई, 525, S4A और इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स 3-4 रिजर्व बैंक ने निकाली, उन सब का तो तजुर्बा अच्छा नहीं है क्योंकि कोई एपेटाइट नहीं रहा। तो उससे लगता है कि अभी भी और हमेशा जब भी नई स्कीम आई है तो सब बहुत उससे उम्मीद रखी थी कि भाई चलो अब रेजोल्यूशन होगा। खैर, मैं ये नहीं कहना चाहती कि कुछ नहीं, ज़रूर बहुत अच्छी बात है। इसमें फ़र्क 2 या 3 बातों का है। एक ये है कि अब बैंक्स के ऊपर जो है जो भी उनको ज़िम्मेदारी हटा के वो रिज़र्व बैंक के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है। तो रिज़र्व बैंक उनको बोलेगा इनका आप जो है इनको बैंकरप्ट डिक्लेयर करके और एनसीएलटी में डालिए। तो उसमें जो है जैसे अरुण कुमार जी ने कहा कि टाइम लगेगा, वो 6 से 9 महीने तक का टाइम लग सकता है और वो तब कि उसमें अगर सारी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको जो है वो सारा रेजोल्यूशन प्लान जो वो बैंकर्स पुट फॉरवर्ड करेंगे वो सही लगता है उनमें से, नहीं तो कोई भी जो है कोर्ट पे जा सकता है। तो वो एक हक है और ऐसा हो सकता है कि कोई भी प्रमोटर जो है कोर्ट में जाके वो अर्जी दे सकता है। तीसरी बात यह है कि उन एसेट्स को बेचना है। फर्ज करिए कि सारा रेजोल्यूशन सब सही हो गया और उसको जो है बेचना है, तो बेचने के वक्त जो है हेयर कट आता है कि किस दाम पे बिकेगा। जो हालत है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की आजकल, सारे दाम गिरे हुए हैं और किसी के पास जो कहते हैं एपेटाइट, भूख नहीं है खरीदने की। तो वो जो हेयर कट का जो वो होगा और कितना 40% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट पे जो एसेट ऑफलोड होता है, उसके बाद जो है बैंक्स को फिर भी अपनी बैलेंस शीट में प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो आज वैसे कुछ अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन एक रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बैंक्स ने ये भी कहा है कि जो उनको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा अपनी उसमें, क्योंकि जितनी प्रोविजनिंग बढ़ती है उसके बराबर उनको एक कैपिटल भी चाहिए होता है और कैपिटल क्योंकि गवर्नमेंट ओनर है उनका फर्ज बनता है देने का। तो वो प्रोविजनिंग के लिए जो है बैंक्स ने कहा कि 8 क्वार्टर मानी कि 2 साल तक उसको स्ट्रेच वक्त दिया जाए। तो वो एक तरह से डाइल्यूशन है नॉर्म्स में। अगर ऐसा होता है तो एक सवाल जरूर ये उठता है कि भाई अगर ये सब होना ही था तो पिछले साल इतना स्ट्रिक्ट जो एक एसेट क्वालिटी रिव्यू था वो क्यों किया गया, इतने सारे डिस्क्लोजर सारे किए गए और उसके बाद में फिर डाइल्यूशन आता है। तो ये सारी बातें हैं। जी, आप रहे, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में। अश्विनी राणा साहब, आप बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंकर हैं आप। ये कहा जा रहा है कि जो 8 लाख करोड़ के एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें से करीब 6 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है और जाहिर है कि ये एक बड़ा बोझ है पब्लिक सेक्टर के बैंक्स पे। आपको उम्मीद लग रही है कि ये जो पैसा जिसको मान लिया गया है कि ये तो गया, क्या वापस आ सकेगा? बिल्कुल आ सकता है। सरकार की अगर विल है और उसमें हमें लगता है कि सरकार ने एक जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। इससे पहले सरकार के द्वारा इस प्रकार से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए, बल्कि सरकार द्वारा बैंकों को पॉलिटिकल यूज़ किया गया कि लोगों को लोन देने के लिए प्रेशर रहा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करके। क्या है कि इतने बड़े बड़े जो लोन सैंक्शन हुए वो नीचे के लोगों द्वारा नहीं होते हैं, वो बोर्ड सैंक्शन है। बोर्ड में सरकार के भी प्रतिनिधि रहते हैं, यानी रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि भी रहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी रहता है। तो वो डायरेक्टर्स की भी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। वो लोग चले गए अपना टर्म पूरा करके, लेकिन बाद में अभी कल की अगर आप घटना देखें तो एक बैंक के डीजीएम को कलकत्ता में सीबीआई ने अरेस्ट किया है। उसकी क्या गलती थी? वो बैंक से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक लोन प्रपोजल जो है रिकमेंड करके बोर्ड के पास भेजा कि ये आप इसको हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हैं। तो उस बोर्ड ने उसको क्यों पास किया? यानी उस बोर्ड की उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, लेकिन उस शरीफ आदमी को जो कि रिटायर्ड हो गया उसको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रांग विल की जरूरत है, जो कि सरकार ने अभी कुछ दिखाना शुरू किया। अजीत वाला साहब, आपका क्या तजर्बा है? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि साहब बड़ा मुश्किल होता है इस कर्ज को वापस हासिल करना
और जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको नीलाम करना एक बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है और वो हो नहीं पाता है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितना पैसा बैंक्स को आना है, बकाया है जो उनका मूल और ब्याज, अब वो नहीं, उस पूरे का पूरा वो वापस नहीं आएगा। ये जो प्रोसीडिंग्स लगाई गई है इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी एक्ट के नीचे, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके वही प्रयत्न रहेगा। बैंक्स के अपने मैनेजमेंट डरे होते थे, वो ये प्रोसीडिंग अपने आप करने को तैयार नहीं होते। इसलिए सरकार ने पिछले 5 मई को, महीना पहले, बैंकिंग एक्ट को संशोधन किया और रिजर्व बैंक को पावर्स दे दी कि आप इस चीज़ में भी जिम्मेदारी आप लीजिए। जो बैंक्स के मैनेजमेंट नहीं लेने को तैयार, आप उनको सुझाव भी दे सकते हैं और उनको आदेश भी दे सकते हैं। कल हुआ क्या है, बस इतनी चीज़ हुई है कि इस अमेंडेड एक्ट के नीचे ऑर्डिनेंस के थ्रू जो किया गया है, रिजर्व बैंक ने 500 अकाउंट्स देख के उनमें से उन्होंने 12 बोरोवर्स के, कुछ 60-65 अकाउंट्स हैं, वहाँ देखा है कि वो अकाउंट्स ख़राब हो रहे थे। उन्होंने कहा है इनके अगेंस्ट, अब अभी रिजर्व बैंक की ये कमेटी नहीं कहा है, रिजर्व बैंक ने अभी अपना फाइनल व्यू लेना है। मैं ये कहना चाहूँगा, चिट्ठी आएगी, इन बैंक्स को आएगी, और फिर रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि हम ये जो आर्बिट्रेशन बॉडी है NCLT, तो हम उनको भी आदेश देंगे कि आप इनको प्रायोरिटी पे लीजिए। मेरे हिसाब से जो बैंक्स को पैसा आना था 6 लाख करोड़ जो कहा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थे, और ये लगता है ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही होंगे जो ये 12 अकाउंट्स, जिनके यहाँ ये 12 बोरोवर्स हैं, कि उनको, उनके हाथ अब स्ट्रेंथन हो जाएंगे एसेट्स को बेचने का। और विजय माल्या जैसे लोगों का क्या होगा जो 9,000 करोड़ रुपए लेकर के फरार हैं? तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। पर ये जो अभी शायद 12 नाम आ रहे हैं, इसमें से माल्या साहब से भी अपने तुलना में बहुत बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं। ये उनसे अब मैं इतना कहना चाह रहा हूँ बस कि पैसा सरकार को, अल्टीमेटली ये बैंक सरकार के ही है, घाटा सहन करना पड़ेगा। कोई जिम्मेदार नहीं होता था सहन एक्शन लेने के लिए, तो आप ये चलता रहता था। और हिंदुस्तान एक जगह थी जो लोग कहते थे कि विदेश में तो अगर किसी ने पैसे नहीं दिए एक्शन जल्दी हो जाता था, कोई दूसरा आदमी आके खरीद लेता था। अब ये जो नया कोड, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड लगाया गया है, उसके नीचे भी बैंक्स डरते थे होंगे कि कुछ मामला ले जाने को, उसकी जगह भी रिजर्व बैंक उनका के ऊपर ये अपना उसके आधार लेके ये केसेस रेफर होंगे, और सरकार को उनके कैपिटल में जो कहा गया है ज़रूर घाटा होगा। और ये कैसे इनको कैपिटलाइज वापस किया जाए, बैंक्स को आपस में समावेश किया जाए, वो चीज़ें। प्रोफेसर अरुण कुमार, आज कल देश भर में आंदोलन चल रहे हैं कर्ज माफ़ी को लेकर के, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई राज्य सरकारों ने घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की घोषणा हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, मध्य प्रदेश में उम्मीद की जा रही है, और भी कई राज्यों से ये आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसे में एक तरफ तो रिजर्व बैंक ये कार्रवाई कर रहा है कि वो अपने NPA को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, और दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है, और उसमें वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब अगर कर्ज माफ़ी होती है तो राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से इसको करना होगा, हम इसमें कोई मदद करने वाले नहीं हैं। इसको आप जोड़ के किस तरह से देखते हैं? मेरा मानना है कि जो कृषि में समस्या है वो जो हमारा बाकी जो सेक्टर है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे फर्क है। कृषि में समस्या इस समय इसलिए आई है क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है और वहां पे जो लागत जो है वो वसूल नहीं हो पा रही है। और जैसे खासकर नोटबंदी के बाद हुआ कि वेजिटेबल्स के दाम, फ्रूट्स के दाम और दालों के दाम ये कोलैप्स कर गए, और भी कई कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर में जिनके दाम काफी तेजी से गिरे थे। तो इस समय जो समस्या है वो आपने देखा तमिलनाडु से शुरू हुई, महाराष्ट्र में गई, मध्य प्रदेश में गई, यूपी में रही वगैरह। तो अक्रॉस द कंट्री एक समस्या आ रही है किसानों की कि उनकी आमदनी उतनी नहीं है। वहां पे जो क्रोनिक कैपिटलिज्म वाली बात थी या पॉलिसी में जो परेशानी की बात थी वो बात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो
जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट आए हैं और वहां पे अलग बेस है। लेकिन ये बात सही है कि अगर लोन माफी होगी तो वहां पे लोन माफी जो अभी होगी उसमें स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सेंटर ने कहा कि हम पैसा वो नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को बैंकों को पैसा देना पड़ेगा। तो वहां पे ये फर्क है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन अगर माफ होगा तो वो बैंक पे लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। और यहां पे क्या है कि जो बैंक में जो अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो जब बिकेंगे अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट तो वहां पे बैंकों को लॉस उठाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इनको हमें थोड़ा दो अलग अलग तरह से देखना चाहिए कि जो कृषि की समस्या है वो अलग है और जो इंडस्ट्री की समस्या है वो थोड़ी अलग है, और इसलिए हमें मतलब दोनों को अलग अलग करके उनको आंकना चाहिए। पर अगर जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते हैं कृषि में, अगर उनके जो लोन वापसी नहीं होती है परेशानी की वजह से, कुछ रिपोर्ट आ रही है कि अब ये सोच के कि शायद ये लोन वापसी हो जाए तो लोगों ने लोन को वापस करना कम कर दिया है, तो उससे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बढ़ेंगे, तो वो भी एक समस्या बाद में चल के उठ सकती है। पर ये जो दो समस्याएं हैं मुझे लगता है इनको थोड़ा अलग अलग विश्लेषण करना चाहिए। अजय जुआ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये दोनों समस्याएं, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर को, इंडस्ट्री को जो कर्ज दिया गया, कृषि को दिया गया, जरूर अलग अलग चीज़ है। पर जरा अगर आप देखेंगे ये किसानों ने इस साल जो अपना सड़क रोकना या अपने आंदोलन पे आए, अभी 16 से करने वाले हैं, फिर देश भर में चक्कर ये जी हुआ कब? क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी ने वायदा किया कि हम उत्तर प्रदेश के कृषि के लोन्स को माफ कर देंगे। और जैसे ही नई सरकार आई 36,000 करोड़ जो आंकड़ा कहा गया वो उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अभी कर्नाटका, गुजरात, ये सब जगह भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। मेरा कहना है कि अगर हम इंडस्ट्री को इंसॉल्वेंसी कहिए एक्ट के थ्रू या किसी और तरीके से, अगर हम उनके 8 लाख करोड़ में से कृषि के जो कहा जा रहा है वो 10% है, 9.7% आंकड़ा है कि कृषि के जो लोन्स डिफ़ॉल्ट हुए हैं वो इंडस्ट्री की तुलना में काफ़ी कम है, तो उसको किया जा सकता है माफ़। मेरा कहना है कि आपको एक आधार लेना पड़ेगा, और ख़ास करके ये देखते हुए कि कृषि के जो लोन्स हैं वो कम संख्या के हैं और कृषि क्षेत्र में भारत के 50% लोग लगे हुए हैं, लोग वर्क फोर्स कृषि में है, इंडस्ट्री में इतना नहीं है। तो हमें जरूर थोड़ा सा समतोल रखना पड़ेगा, और अगर हम कम बड़े लोन में घाटा लेने को तैयार हैं, मेरा कहना है कि हमें छोटे कर्जों में भी लेने की जिम्मेदारी होगी। हम कहें कि स्टेट्स करेंगी वो थोड़ा सा शायद वो पॉसिबल ना हो, कारण जैसे महाराष्ट्र के अगर लोन्स वेव किए गए, तो मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था पेपर्स में, महाराष्ट्र के लोन्स का वेवर स्टेट के पूरे बजट से ज़्यादा होगा। रेणु कोहली साहिबा, एक और मसला है, ये 75,000 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि 31 मार्च को जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है उस कारोबारी साल में 75,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं, जिसके वसूले जाने की कोई उम्मीद नहीं है, और उसे अकाउंट बुक से अलग करने की बात हो रही है। इसे आप किस रूप में देखती हैं, और इस समस्या से रिजर्व बैंक कैसे निपटेगा? देखिए, मेरे को आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं पड़ा कि 75,000 करोड़ जी बही खाते में, बट्टे खाते में गए हैं किसने डाले हैं, ये वसूले जाने की कोई उम्मीद नहीं है। जी, आप राइट ऑफ कह रहे हैं। राइट ऑफ जो बढ़ गए हैं पिछले साल की तुलना में, इस साल 74,000 करोड़ हो गए हैं। प्रश्न है कि वो कैसे? जी हाँ, एक बात तो ये है कि अगर हम लंबे ट्रेंड में देखें तो राइट ऑफ जो है एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है रिजॉल्व करने का, और राइट ऑफ का मीनिंग ये नहीं होता हमेशा कि भाई ये जो है उसमें बिल्कुल रिकवर नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बैलेंस शीट से हट जाता है, और जब जो उसकी रिकवरी बीच में बाद में होती है वो हो जाती है। तो लेकिन एक ये बैलेंस शीट क्लीन अप का एक तरीका होता है।
तो ये तो एनपीए के साथ चलते हैं। जब एनपीए ज़्यादा होते हैं और जब बैंक इस स्टेज पे पहुंचता है कि जो बोरोवर है और बैंकर है वो देखते हैं कि भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आगे रिकवर नहीं होगा, तो वो राइट ऑफ हो जाता है। लेकिन कई बारी उसमें एक और स्कीम भी होती है जैसे वन टाइम सेटलमेंट। उसमें अक्सर क्या है कि बैंक्स अपना प्रिंसिपल वगैरह सारा रिकवर कर लेते हैं। तो ये जो राइट ऑफ है, अगर पास देखा जाए तो रिकवरी रेट इसमें बहुत लो होती है मेरे ख्याल से। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन 5 या 10% या इससे भी मतलब कम ही होगी वो रिकवरी। मतलब एक तरह से वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि माफ़ी होता है, बहुत कम परसेंटेज जो है रिकवर होता है। तो राइट ऑफ, हाँ बिल्कुल। बैंक, जहाँ तक बैंक का सवाल है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा ना। अब जैसे देखिए आप, रिजर्व बैंक ने कम से कम भी तो 5 या 6 बैंक, आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर, मतलब कि एक ज़्यादा जिसे कहते हैं क्लोजर स्क्रूटनी के अंडर डाला है। तो वो एक साइन वीकनेस का है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंक गिर रहा है, लेकिन वो वीक बैंक हो चुका है और इसलिए उसके ऊपर कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या है कि बैंकिंग सिस्टम का वही हाल होगा कि जो कि 1978-80 में हो चुका था, और उसके बाद से फिर वापस जो है काफ़ी सुधार लाया गया था। तो एनपीएस के साथ साथ राइट ऑफ और ये सब मैकेनिज्म भी बढ़ते ही हैं। जी, अश्विनी राणा साहब, आप क्या कहेंगे, इस 75,000 करोड़ रुपए का इलाज क्या है? नहीं, इलाज वही है कि उसका, जैसे कोहली जी ने बताया कि भाई उसका रिकवरी प्रोसेस है, लेकिन रिकवरी रेट तो बहुत कम है ना। तो वो तो तकरीबन गया, पैसा डूब गया। रिकवरी रेट कम है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की सिक्योरिटी है, लेकिन उस सिक्योरिटी को भी आप बाजार में बेच नहीं सकते, क्योंकि अंडर प्राइस आप बेच नहीं सकते। बैंकर के ऊपर सीबीआई का शिकंजा है, कैग का शिकंजा है, सीवीसी का शिकंजा है। अगर वो उस प्राइस से कम में बेचते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो उनके पास भी लिमिटेशन है, उनके पास अंडर स्टाफ भी है। रिकवरी के लिए जो एक टीम चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो भी नहीं है। बैंक वालों को सब तरह के काम करने हैं, लेकिन रिकवरी के लिए जो अलग मैनेजमेंट चाहिए वो भी नहीं है। तो समस्या तो बैंक वालों के साथ है, अंडर स्टाफ भी हैं, और इसका खामियाजा भी बैंक के स्टाफ होकर है। यानी ये जो एनपीए हो रहा है, उसके कारण बैंकों को जो नुकसान हो रहा है, बैंक जब कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि के लिए जाते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई बैंक जो है वो घाटे में है। अब घाटे में बैंक का जो नीचे सब स्टाफ है, 4th क्लास एम्प्लॉइज से लेकर जनरल मैनेजर तक तो नहीं लाया। उसकी जिम्मेवारी जो है वो अकाउंटेबिलिटी की फिक्सिंग की बात कर रहा है कि बोर्ड की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बोर्ड तो आउटसोर्स है। ठीक, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, ये जो रिजर्व बैंक की तरफ से नई घोषणाएं की गई हैं और पूरा एक बैंकिंग सिस्टम के बारे में रिफॉर्म करने जैसी बात कही गई है, वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने कहा है कि हमारे बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है, और साथ ही साथ अब ये कोशिश हो रही है कि जो एनपीए का धन है, इसको बैड लोन, इसको वापस लिया जाए। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में आप किस तरह के संकेत देखते हैं? क्या इससे का कोई सकारात्मक असर पड़ेगा? संक्षेप में देखिए, बैंकों का सही चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारा जो देश में इन्वेस्टमेंट है वो काफी तेजी से गिरा है, खासकर नोटबंदी के बाद और गिर गया है। और वो उसकी वजह है कि डिमांड नहीं है अर्थव्यवस्था में, और क्रेडिट का ऑफ टेक बहुत कम हो गया है देश में। तो अगर ये क्रेडिट का ऑफ टेक बढ़ता नहीं है तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ नहीं रही है। और उसके पीछे डबल प्रॉब्लम है कि एक तो बैंकों में एनपीए होने की वजह से वो जो ऋण दे नहीं पा रहे हैं, और जैसे कि हमारे बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उन्होंने कहा कि जो वहां पे बैंकों की समस्या है कि बोर्ड कैसा काम कर रहा है, और बोर्ड जो क्या ड्यू डिलिजेंस वगैरह कर रहा है, क्या आरबीआई का प्रेशर है उसके ऊपर, क्या जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके प्रेशर से वो बच रहे हैं, क्या उनके जो अपॉइंटमेंट हैं वो क्या अभी भी पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड हैं, या अब वो इंडिपेंडेंट हैं जिससे कि बोर्ड इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो अगर वो सब होता है तभी अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इसका मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है कि उनको एक आर्म्स लेंथ रहे जो पॉलिटिकल मास्टर्स से, जिससे कि वो ड्यू डिलिजेंस करके आगे लोन दे सके। और जो कंपनियां हैं वो भी मतलब अपना जो पोर्टफोलियो जो मैनेज कर रहे हैं वो सही ढंग से मैनेज करें, जिससे कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही ढंग से सामने आए, तभी ड्यू डिलिजेंस हो सकता है। जो कंपनियां होती हैं वो भी अपनी बैलेंस शीट को इस तरह से ड्रेसअप करती हैं कि उनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो कंपनियों के बोर्ड हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाना चाहिए, तभी जाके समस्या जो है वो बहुत जटिल समस्या है, वो तभी उसका हल कुछ निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार,
रेनू कोहली साहिबा, अश्विनी राणा साहब और अजय दुआ साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि रिज़र्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं, ख़ास करके डिफ़ॉल्टरों से अपना पैसा वापस लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे और ज़ाहिर है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।